इब्राहिम साहब, तालों की नगरी भोपाल में हम आपका इस्तेमाल करते हैं और आपसे पहला सवाल हम यही करना चाहते हैं कि आपका अदबी सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका और दूरदर्शन देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा अदबी सफ़र 1962 में शुरू हुआ, जब चीन हमारे मुल्क पे हमलावर हुआ था। मैंने एक महफिल में देखा कि कुछ नौजवान लड़के नज़में पढ़ रहे थे, कौमी नज़में थी। मैं बच्चा था उस वक्त और मेरे दिल में ये जज्बात उभरे कि ऐसी नज़में तो मैं भी कह सकता हूँ। घर आकर मैंने एक नज़्म कही, कौमी नज़्म थी, और बस उस कौमी नज़्म से मेरे शायरी का आगाज़ जो है वो सिलसिला तब से जारी रहा। क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त 11-12 साल का था। अच्छा, तो आपने किसी से इस्लाह वगैरह ली या किसी से इस्लाह मशवरा तो लिया? बाद में लेना शुरू की। जब मैं बाकायदा शेर कहने लगा जी, तो फिर सिलसिला तलम्मुज़ मेरा जो है हज़रत मीर अनीस से मिलता है। जी, मेरे जो उस्ताद थे ग़ुलाम अब्बास असद बरनगरी, जी, वो सलाम और मरसिया बहुत खूब कहते थे जी। और उन्हीं से मैंने रुजू किया और उनसे इस्लाह लेना शुरू किया। अच्छा, ये बड़नगर जो आपने कहा उज्जैन के पास, या वहाँ छोटा सा इलाका होगा और शायद तहसील ही होगी? हाँ, बरनगर तहसील है, अच्छा खासा कस्बा है। इसका पहले नाम था नौलाई, जी हाँ। और कहते हैं कि नल और दमयंती यहाँ रहे हैं काफ़ी अरसे तक। तो वहाँ से वहाँ किस तरह से आपको माहौल मिला? एक अदबी माहौल मिलना जो है किसी हर जगह जो है मुमकिन नहीं है। अदबी माहौल वहाँ नहीं था, जी हाँ, लेकिन चूंकि मेरी दिलचस्पी थी, जी मैं पोइट्री पढ़ता था और हमेशा मतलब जो नस्र और नज़्म, उसमें नज़्म का हिस्सा मेरे लिए बहुत दिलकशी का बाइस था। जी, मैं गुनगुना के और महफिलों में यहाँ वहाँ नज़्में पढ़ा करता था और उसी की वजह से फिर नज़्म कहना मैंने शुरू किया। शुरू में गीत कहे, फिर गज़ल की तरफ आया और सलाम, मरसिया, रुबाई, दोहा, फिर सभी सिन्फ ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैंने उनमें काम किया। गरज ये कि आप बहुत खूबियों के मालिक हैं, आपने मकालमा निगारी भी की है फिल्मों में। अभी हम जब अदब की बात कर रहे हैं तो आपने जो आपकी किताबें आई हैं, जी, आगही, इल्हाम और करबला, जी, ये 3 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। तो सबसे पहले कौन सी किताब और कब आई थी? 1996 में, नहीं 1991 में मेरी पहली किताब आई, इल्हाम, यस, और उसमें नज़में थी, जी, गज़लें थी और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, काफ़ी मकबूल हो। पूरे हिंदुस्तान के अदीबों ने उसे मतलब हाथों हाथ लिया और मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा। उसके बाद 1996 में दूसरी किताब आई मेरी, आगही, जिसमें भी नज़में और गज़लें थी और कुछ उसलूब बनाने की कोशिश की मैंने उसमें। खुदा के शुक्र से मतलब वो भी काफ़ी मकबूल हुई अदब में। और उसके बाद मैंने ये चाहा कि सलाम और मरसिए पे काम किया जाए। काफ़ी अरसे से ये जो सिन्फ है इसको लोग ज़्यादा छूते नहीं हैं, और अगर छूते भी हैं तो सरसरी तौर पे छू के निकल जाते हैं, लेकिन मैंने संजीदगी से काम किया। मैंने पूरी किताब सलाम मरसिए पे लिखी, मुसद्दस कहे, और उसको भी अच्छा मतलब एप्रिसिएशन मिला। हमारे मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो अदीब हैं, जो नक्काद हैं, उन्होंने उस किताब को काफ़ी सराहा, क्योंकि एक जो सिन्फ ख़त्म होने जा रही है उसको फिर से मैंने फ़रोग़ देने की कोशिश की है और किसी हद तक मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। अच्छा, मुशायरों से भी आपकी दिलचस्पी रही है? दरअसल क्या है कि मुशायरे में पढ़ता रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुशायरों की तरफ मैं गया नहीं, मेरी दिलचस्पी भी नहीं रही, क्योंकि आजकल जिस तरह के मुशायरे हो गए हैं, जिस तरह चुटकुलेबाजी मुशायरों में हो गई है, तो वो मेरा मिजाज नहीं है। मैं बहुत ही शायरी को इबादत और संजीदगी के साथ लेता हूँ। खुदा ने ये फ़न मुझे दिया है तो मैं उसकी कद्र भी करता हूँ, मैं उसको मजाक के तौर पे कभी नहीं इस्तेमाल करता। सहाफ़त में भी आपकी दिलचस्पी है, और सहाफ़त में मतलब आपने कई रसाइल और मैगजीन्स में आपने सहाफ़त का अपना एक रोल अदा किया है, सहाफ़ी का रोल अदा किया है। जी हाँ, जी हाँ। तो
शुरू से ही लिखने पढ़ने की जो आदत थी, तो मैं ये चाहता था कि मुझे अगर कहीं मुलाजमत भी मिले तो ऐसी ही मिले जो मेरे मिजाज के मुताबिक हो। तो इंदौर में पहले इंदौर समाचार में 4 साल तक रहा मैं, फिर शमा में रहा 6 साल तक, और 2 साल सरिता में रहा। अच्छा। तो इस तरह हिंदी उर्दू के का एक संगम जो है, उन दोनों में मतलब सहाफ़त मैंने की है, और खुदा का शुक्र है कि उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और वो उसने मेरी शायरी में भी मदद की। ये जो आपने कहा कि शायरी में मदद की है, तो जाहिर बात है जैसे आपने कहा कि हिंदी और उर्दू तो दोनों ज़बान पे अबूर है आपको, इसका मकसद ये है, और आपने जो है दोनों अदब से जी कुछ ना कुछ हासिल करके हाँ, अपनी शायरी में कुछ कोई नई बात कहने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मैंने सीखा जी। मैंने हिंदी में एमए किया जी। और उर्दू में मुताला रहा मेरा। अच्छा। इस वजह से हिंदी के जितने भी पोइट्स हैं भक्ति काल के या मतलब उसके बाद के, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, इन सबको मैंने बगौर फिक्र पढ़ा। उसके बाद छायावाद के कवि हैं, जैसे अपने पंत हैं, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये द्विवेदी हैं। तो इन लोगों को मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही हिंदी था, हिंदी में मैंने एमए किया, तो इन सबको पढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा फिर गालिब, मीर, इकबाल, इन सबको भी मैंने पढ़ा। पूरी क्लासिकल जो हमारी रवायत है खुसरो से लेके अब तक की, मैं बगौर फिक्र इनका मुताला करता रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे शायरी पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा, अब बहुत देर से हमारे शायद नाज़रीन ये भी सोच रहे होंगे कि हम आपसे गुफ्तगू तो करते जा रहे हैं, लेकिन आपका कलाम हम अभी उनको नहीं सुना सके। तो क्या आप अपने कुछ तबरुकन कुछ अशार हमारे नाज़रीन को खिदमत में पेश करेंगे? हाँ, कुछ मुतफर्रिक अशार और एक गज़ल भी पेश करता हूँ। एक शेर मेरा काफ़ी इधर मौजूए बहस बना और काफ़ी पसंद किया गया। कई नक्कादों ने कोट भी किया उसे। सोचूं अगर तो फिक्र दो आलम भी कम मुझे, सोचूं अगर तो फिक्र दो आलम भी कम मुझे, सोचूं अगर तो फिक्र दो आलम भी कम मुझे, लिखूं तो हर्फ हर्फ मेरा कायनात है। वाह वाह। सोचूं अगर तो फिक्र दो आलम भी कम मुझे, लिखूं तो हर्फ हर्फ मेरा कायनात है। वाह। एक गज़ल के चंद अशार देखिए कि समंदर कह के वुसअत दे रहा हूँ, समंदर कह के वुसअत दे रहा हूँ, तेरी आंखों को अजमत दे रहा हूँ। वाह वाह। समंदर कह के वुसअत दे रहा हूँ, तेरी आंखों को अजमत दे रहा हूँ। कहा है आसमां जुल्फों को तेरी, कहा है आसमां जुल्फों को तेरी, फलक जैसी मैं इज्जत दे रहा हूँ। वाह वाह। कहा है आसमां जुल्फों को तेरी, फलक जैसी मैं इज्जत दे रहा हूँ। वाह वाह। और कलंदर हूँ हर एक ठोकर में अपनी, कलंदर हूँ हर एक ठोकर में अपनी जमाने को हुकूमत दे रहा हूँ। वाह वाह। कलंदर हूँ हर एक ठोकर में अपनी जमाने को हुकूमत दे रहा हूँ। और मुझे क्या देखता है ये जमाने, मुझे क्या देखता है ए जमाने, मुझे क्या देखता है ये जमाने, तुझे तो दिल की दौलत दे रहा हूँ। वाह वाह। मुझे क्या देखता है ए जमाने, तुझे तो दिल की दौलत दे रहा हूँ। समुंदर कह के वुसअत दे रहा हूँ, तेरी आंखों को अजमत दे रहा हूँ। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए। और हमारे नाज़रीन शायद अभी तक आपसे पूरे मुतारिफ नहीं हो पाए हैं। आपका जो दूसरा जो पहलू है जी जी, वो है फिल्मी दुनिया का जी। और वो सबसे पहले तो ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने फिल्मी दुनिया में पहुंचकर, और ख़ासतौर से आजकल तो आपने बहुत धूम मचा रखी है कहना चाहिए। आपके जो फिल्म है कहो ना प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये तेरा घर वो मेरा घर, जी जी, और बाहर आने तक के गाने, जी जी, शायद मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा ही ऐसा होगा कि किसी को याद ना हो। और कहो ना प्यार है के बाद तो शायद आपको बहुत कुछ यानी शोहरत तो मिली ही थी पहले से, लेकिन इसके बाद और लोगों ने आपको पहचाना। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के लोग शायद आपको नहीं पहचाने हैं कि आप उन्हीं के मध्य प्रदेश के बड़ नगर उज्जैन से वास्ता रखते हैं। और ये शायद बहुत खुशी की बात है हमारे मध्य प्रदेश के नाज़रीन के लिए कि इतना बड़ा पोएट जिसने इतनी फिल्में लिखी हैं वो हमारे प्रदेश का है।
कि तुमसे प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है। तू मुस्कुराती है, बिजली भी शर्माती है, पलके जब उठाती है, दुनिया ठहर जाती है। चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम। हम ये पूछना चाहते हैं, बड़नगर से और मुंबई तक का सफ़र आपने कैसे तय कर लिया? दरअसल क्या है, लिखने पढ़ने का शौक था और मेरी इब्तिदा ही गीत से हुई थी जी। गीत कहता था मैं, फिर नज़में कहने लगा, फिर गज़लें कही, और यहाँ से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में 8 साल मैंने सहाफ़त की, तो दिल्ली तो उर्दू अदब का मरकज़ है। वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, मालिक राम, बानी, शमशुर रहमान फारूकी, ये बहुत ही मतलब अजीम लोग हैं जिनके साथ उठने बैठने का थोड़ा सलीका मैंने सीखा उनके साथ उठ बैठ के। और उसके बाद 1981 में फिर मैं कुछ और करने के लिए, कि फिल्म का जो मीडिया है वो काफ़ी वसी मीडिया है और शायरी के तौर पे उसमें काफ़ी कुछ बड़े पैमाने पे काम किया जा सकता है, तो मैं इसलिए दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ। और खुदा ने, उस वक्त गज़ल का बहुत अच्छा पीरियड था, हर तरफ गज़लें गूंज रही थी, तो खुदा का शुक्र है कि मेरी 600-700 एल्बम्स में मेरे गीत और गज़ल रिकॉर्ड हुए, और जो मुख्तलिफ हिंदुस्तान से बाहर भी मेरी गज़लें गई उस वक्त, जैसे कनाडा में, अमेरिका में, मॉरिशस में, हर जगह मेरी गज़लें गाई गई और रिकॉर्ड हुई वहाँ पे, और अब तक भी वहाँ गूंजती रहती है मेरी गज़लें महफिलों पे। आपकी पहली फिल्म कौन सी है? मेरी पहली फिल्म थी बाहर आने तक, जिसका पहला गाना रिलीज़ हुआ, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। मज़े की बात यह कि वो फिल्म फ्लॉप थी और आर्टिस्ट भी कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन मेरा ये गाना काफ़ी चला, काफ़ी मकबूल हुआ, और एक ही गाना था मेरा उसमें ये, और ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। ये एक हिस्ट्री है, मतलब फिल्म के तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स का एक गाना रिलीज़ हुआ हो, फिल्म फ्लॉप हो और उसका गाना जो है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ हो। इब्राहिम साहब, ये जो आपने कहो ना प्यार है के गाने लिखे हैं जी, ये वाकई बहुत कामयाब हैं। हमारे भोपाल दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में भी हमने जब बच्चों का अंताक्षरी प्रोग्राम रखा, अच्छा, तो सभी ने आप ही का गाना गाया था, कहो ना प्यार है। जी जी, आइए उसकी भी एक झलक देखें। हाँ ज़रूर।
क्या करते हैं बोलो, मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को टटोलो। मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, कहा ना प्यार है। दोनों मिलते नहीं, फिर बोलो क्या होता, सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता। कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, कहा ना प्यार है। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है। अब आप ये बताएं कि आपको ये झलक देखने के बाद जो एक बच्चे ने गाया है कहो ना प्यार है, जी कैसा लगा? दरअसल क्या है कि जब बच्चे किसी चीज़ को अदा करते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। बच्चा तो कहना चाहिए कि फरिश्ता होता है, और फरिश्ते के ज़बान से अगर मेरे अल्फाज अदा हों तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बच्चों का ही आर्केस्ट्रा था, बच्चों ने ही इसमें बजाया है, बच्चों ने ही धुन निकाली है और बच्चों ने ही गाया है। और हमें इत्तेफाक ये था कि उन्होंने सब ने तकरीबन कई बच्चे आए थे और सभी ने कहो ना प्यार है कि जो भी गीत आपने लिखे हैं वो उन्होंने सुनाए थे। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप उस गीत के शायर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में या हमारे साथ बैठे हैं। तो अब आपसे आगे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके और कौन कौन से गीत जो मकबूल हो रहे हैं ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये तेरा घर मेरा घर अभी फिल्म आई थी, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी थे उसमें, उसके भी सभी गाने तकरीबन मकबूल हुए। सरस्वती, ये तेरा घर ये मेरा घर, हंसाते हो रुलाते हो। ये आजकल गाने तो बहुत, शायद उनका अदब से तो कोई वास्ता रहता नहीं है, सिर्फ गीत बराए नाम लिख दिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी जो भी अल्फाज जो फिट हो रहे हैं धुन में जी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने गीतों में जी कुछ उसकी अदबीपन कहना का चाहिए जी, उसको भी बरकरार रखा है। जी, तो ऐसा करते वक्त आपको म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह जो है आपसे कहते नहीं है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप तो सीधे साधे ऐसे चालू अल्फाजों को इस्तेमाल कीजिए जो आम फहम तक हो जाए? कई बार ऐसे मौके आते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि मैंने कहो ना प्यार है में एक इंग्लिश धुन थी, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो ना हम। अब ये ट्यून जो है, ये धुन जो है, ये बिल्कुल इंग्लिश किस्म की धुन थी। इसका ऑर्केस्ट्रा भी इंग्लिश स्टाइल का है, लेकिन हमने उसमें हिंदुस्तानी ज़मीन से जुड़े हुए अल्फाज डाल के उसको बिल्कुल ऐसा इंडियनाइज किया कि वो सबकी पसंद बन गया और उस पर हज़ारों अवार्ड कुर्बान हो गए। गाया उसको भी अवार्ड मिला, म्यूजिक डायरेक्टर को भी मिला, सबको मिला, सबको अवार्ड दिला गया वो गाना। तो वो गाना हमारे नाज़रीन को हम सुनाना चाहेंगे जी जी। खासतौर से। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम।
बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। जहाँ एक तरफ मजरू, कैफी, हसरत, शकील की फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, और धीरे धीरे करके अब जो है फिल्मी गीतकारों में वो बात नहीं देखने को मिलती है। तो वहाँ आप जैसे जो इस वक्त अदब का दामन पकड़े हुए, अपनी संस्कृति का दामन पकड़े हुए फिल्मों में गीत लिखने के लिए पहुँच गए हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं वहाँ? नहीं, हमारी पोजीशन तो खुदा के फजलो करम से अच्छी ही है। अच्छा काम करने वाले की पोजीशन हमेशा अच्छी रहती है। जैसे आपने मजरू साहब का नाम लिया, साहिर का नाम लिया, शकील बदायूनी का नाम लिया, ये सारे लोग अदब से जुड़ के आए थे। और क्या है कि जब तक जो काम आप कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर मामला गड़बड़ होता है। जो बीच में जो लोग आए हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो तो अदब से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुकबंद लोग हैं। और वो उन्होंने तो काफ़ी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, कहना चाहिए। कई फिल्में फ्लॉप हुई, एक गाना फ्लॉप होता है तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का नुकसान होता है। एक गाना हिट होता है तो पूरी पिक्चर हिट हो जाती है। तो गीतकार का तो बहुत ही जिम्मेदारी है, गीतकार की फिल्म इंडस्ट्री को उभारने में और गिराने में। एक आखिर में आपसे एक हम सवाल करना चाहते हैं, वो ये कि आपका अब सिलसिला सीधा मुंबई से हो गया है, और अक्सर ये देखने में आया है कि जब कोई शायर, कोई अदीब, कोई फनकार, कोई कलाकार जब मुंबई की भीड़ पे जाके जो है गुम हो जाता है, वहाँ से जाके ऊंचाइयाँ हासिल कर लेता है, वो शोहरत हासिल कर लेता है, तो वो अपने माजी की तरफ या अपने वतन को धीरे धीरे भूलने लगता है। आप बड़नगर उज्जैन को कब तक याद रखेंगे? मैं हमेशा याद रखूँगा, और अक्सर मैं जाता रहता हूँ, अक्सर इधर भी आता रहता हूँ, MP में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में उज्जैन में मेरा सम्मान, नागरिक सम्मान हुआ था। तो अपने वतन से तो जो अपनी जड़ों से मतलब कहना चाहिए उखड़ता नहीं है, वो तो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहेगा। जो उखड़ जाएगा वो नहीं जुड़ा रहेगा। हम बॉम्बे में रहें, लेकिन दिल तो हमारा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के लोगों में है, यहाँ के कल्चर में है। क्योंकि इसी कल्चर से, इसी मिट्टी की खुशबू से हमारा किरदार बना है, तो वो तो कभी मिट नहीं सकता, निकल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ख्यालात सुनकर हमारे नाज़रीन भी बहुत खुश हुए होंगे, और इस बात से भी खुश हुए होंगे कि आप उनके प्रदेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और नाज़रीन का।